क्लास 9 सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भारत और समकालीन विश्व प्रथम। क्लास 10th में सेकंड वाला है। इसमें पहले खंड का घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं और इसमें जो पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें पहला चैप्टर है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, मतलब 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज किस तरीके का था। ठीक है। सन 1974 में बोर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। पहले नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर अदा करते थे। यानी कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे वही कर अदा करते थे। यहाँ पर इस मॉडल को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्रथम स्टेट है। प्रथम स्टेट में कौन आता है, पादरी लोग आते थे। ठीक है। द्वितीय स्टेट में क्या, कुलीन लोग आते हैं। ठीक है। तृतीय स्टेट में क्या है, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आदि आते थे। तीसरे स्टेट में किसान आते थे, कारीगर आते थे, छोटे किसान आते थे, भूमिहीन और मजदूर, नौकर। ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो तीसरा स्टेट है इसमें अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1989 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। यहाँ पर चित्र 2 देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का है। यहाँ पर एक मजदूर है जो अपना जो भी उसके पास है वो एक कुलीन व्यक्ति को देता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ इस चित्र को बनाते हुए क्या है, कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में। यहाँ पर साफ साफ नहीं है तो हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान एक मक्खी है। ठीक है। और यहाँ पर इस वाले को देख लेते हैं। इसे क्या है, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है। और एक और यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। ठीक है। तो चित्र 2 में इस वाली बात को कहा गया है। तो यहाँ पर फिर से दोबारा आते हैं। इसमें देखिए क्या है कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। मतलब कि जो ज़मीन के जो मालिक थे यानी कि किसान थे वो उनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक है। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। मतलब कुछ विशेष जो अधिकार थे वो जन्म से ही इन्हें प्राप्त थे। मतलब प्रथम 2 स्टेट को, यानी कि पहला स्टेट और दूसरा, यानी कि पादरी वर्ग और कौन सा, कुलीन वर्ग। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। मतलब जो कुलीन वर्ग था वह किसानों से क्या है, कर भी वसूल कर सकता था। ठीक है। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ठीक है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद
धार्मिक कर है, ठीक है, जो कौन लेता था, चर्च लेता था, ठीक है, जो पादरी लोग थे वो लेते थे। तो यहाँ पे ताइद का मतलब भी बताया गया है, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, ठीक है। तो ताइद का मतलब क्या है, एक कर है जो चर्च द्वारा लिया जाता था, ठीक है। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल टाइल एक प्रत्यक्ष कर है जिसमें अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है। इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामगार का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, मतलब जनता को ही वह कर देना पड़ता था। अब यहाँ पर दूसरे पेज पर आ जाते हैं, जीने का संघर्ष। फ्रांस की राजधानी सन 1915 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1989 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, ठीक है। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। पाव रोटी की क्या है, उसकी कीमत तेज़ी से बढ़ी क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी थी और उत्पादन कम हो रहा था। तो पाव रोटी क्या है, कम पड़ने लगी तो वो महंगी भी हो गई, ठीक है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब महंगाई तो बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। जितना उनको रुपया मिलता था उससे ज़्यादा वो कर में दे देते थे, ठीक है। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, ठीक है। इसमें रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, ठीक है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, ठीक है। ये दूसरी वाली हेडिंग है आपके अगले पेज पर। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। यहाँ से बस थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। क्या आया देखिए, परंतु उनके पास सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जमींदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों संपर्क में आ चुके थे। मतलब नए विचारों के संपर्क में जो आ चुके थे तीसरे स्टेट के लोग, जिसमें वकील भी थे, ठीक है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, ठीक है। ये सारे के सारे लोग जो थे वो तीसरे स्टेट से भी थे। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि कुलीन वर्ग से भी हों, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्टेट की ही बात की जा रही है, जिसमें फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की गई थी। मतलब इन लोगों के पास जो संपत्ति आई थी वो क्या थे, व्यापारी थे। क्या रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे, ऊनी वस्त्रों का व्यापार करते थे, ठीक है। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब इनका कहना था कि जन्म से ही किसी के पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। जो भी उसके पास योग्यता है उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया।
तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इसका मतलब ये है कि जो भी फ्रांस में चल रहा था, तो वहाँ पर जितने भी चिंतक थे, राजनीतिक चिंतक थे, और जो अमेरिका में सरकार बनी हुई थी, उनके पास एक प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। अमेरिका का एक नया संविधान आया। अमेरिका में 13 उपनिवेशों के साथ उसने अपनी सरकार बनाई, अपना एक अलग संविधान बनाया, ठीक है ना। ब्रिटेन से उसने अलग कर दिया। तो फ्रांस के पास भी एक तरीके का प्रेरणा थी कि इसी तरीके का फ्रांस में भी हो सकता है। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों और सैलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापार प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। जब सब लोग जागरूक होने लगे धीरे धीरे, तो क्या हुआ, इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। फिर से कर्ज बढ़ा दिया गया। यहाँ पर ये इतना और है बैंगनी कलर में, तो यहाँ पर देख लेते हैं प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। इसमें क्या कहा गया कि जॉर्ज दांतन थे, उन्होंने एक पत्र लिखा, और इसी स्थिति में आप लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी फ्रांस में। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1993 में अपने एक मित्र को लिखा। मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू किसे कहते हैं, फ्रांसीसी पैसे को कहेंगे, तक नहीं था। मतलब एक सू भी नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। अब दूसरी स्थिति है यंग के बारे में, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।